Hello student, let's continue our second chapter of business studies. हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देख रहे थे, उसमें फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से हमने 7 प्रिंसिपल्स देख लिए थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, 8th प्रिंसिपल, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. देखिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर इन वन हैंड्स, यानी कि सारी अथॉरिटी है वो एक ही टॉप में रहती है. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. डिस्ट्रीब्यूट कर देना अथॉरिटी को, मतलब थोड़ी थोड़ी पावर्स सब में बांट देना. हमारा ये प्रिंसिपल कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. यानी कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. कोई ऑर्गेनाइजेशन ना तो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो कि पावर सिर्फ एक के हैंड में है और बिल्कुल भी पावर शेयर नहीं हो रही, और ना तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि पावर बिल्कुल सब में बांट दी है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज स्केलर चेन. देखिए, स्केलर चेन हमारी कहती है कि जो इंफॉर्मेशंस है वो एक चेन के फॉर्म में पास होनी चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय ऑल. यानी कि एक अथॉरिटी और जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल एक चेन में पास होना चाहिए. जैसे कि अगर बहुत लोअर लेवल एम्प्लॉय को टॉप लेवल के एम्प्लॉय से बात करनी है तो वो डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर सकता, उसको एक पर्टिकुलर चेन फॉलो करनी होगी बॉटम से टॉप में जाने के लिए. इसको एक ट्रायंगल से समझते हैं. देखिए, ये हो गया हमारा टॉप, ये इसके जूनियर हो गए बी, ये इसके हो गए सी, और ये हो गया डी. यहाँ कर देते हैं ई, एफ एंड जी. अब सपोज ऑफ कि ये जो डी एम्प्लॉय है इसको कोई इन्फॉर्मेशन एक को देनी है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके दे देगा. इन्फॉर्मेशन ये पहले देगा, सी के साथ कम्युनिकेट करेगा, सी जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट करेगा, एंड बी जो है वो ए के साथ कम्युनिकेट करेगा. मतलब जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो बिल्कुल एक चेन के फॉर्मेट में पास होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टॉप बॉटम लेवल का एम्प्लॉय डायरेक्ट टॉप लेवल के पास पहुंच गया. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. अथॉरिटी और कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम बिल्कुल चेन के फॉर्मेट में चलना चाहिए और सबके द्वारा ये फॉलो होना चाहिए. ये कहता है हमारा प्रिंसिपल स्केलर चेन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ऑर्डर. ऑर्डर हमको नाम से पता चल रही है. देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन. हर चीज़ और हर जगह के लिए एक प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर में उनको मैनेज किया होना चाहिए. ऐसा क्यों होना चाहिए कि अगर मान लो कोई चीज़ जहाँ हमेशा रखी होनी चाहिए वहाँ नहीं है तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, अलग अलग जगह घूमना पड़ेगा. या मान लो किसी पर्टिकुलर पर्सन से मिलना है, अगर वो पर्सन की कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसको ढूंढना पड़ेगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. वहाँ एक पर्टिकुलर ऑर्डर होना चाहिए. हर चीज़ और हर इंसान एक पर्टिकुलर जो उसके लिए प्लेस असाइन है वहाँ होना चाहिए. ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. नेक्स्ट पे आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी का मतलब है फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट. इक्विटी प्रिंसिपल हमारा कहता है दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉय ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, बिलीफ और नेशनैलिटी. किसी भी एम्प्लॉय के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. किस लिए भेदभाव? कि कोई कौन से रिलीजियन को फॉलो कर रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, जेंडर उसका क्या है, बिलीफ क्या है या नेशनैलिटी क्या है, इस बेसिस पे उसका बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि उन एम्प्लॉयज़ के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए. ऐसा हमारा इक्विटी प्रिंसिपल कहता है. इक्विटी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फेयर ट्रीटमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं एम्प्लॉयज़ के बीच में. जैसे सपोज ऑफ कि अगर एक एम्प्लॉय ने मैनेजर से कहा कि मुझे कुछ डेज़ के लिए लीव चाहिए, ठीक है, कहीं जा रहा हूँ या कोई भी लीव चाहिए. मैनेजर ने
मैनेजर के उससे अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, उसने उसको लीव दे दी। सेम उसकी थोड़े दिन बाद अगर कोई और एम्प्लॉय आया और उसने भी लीव मांगी और मैनेजर ने उसको लीव देने से मना कर दिया कि नहीं मैं तुम्हें लीव नहीं दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फेयर, सबके साथ एक जैसा फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी कहने का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को एक जगह पे हमें स्टेबल करना है। जैसे सपोज ऑफ आपने किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा तो उसको एडजस्ट होने का टाइम देना है, ऐसा नहीं है कि उसके फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र कर देने। Once elected, they should be kept at their position for a minimum period and must be given reasonable time to show result. There should be stability and continuity of tenure. मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई एम्प्लॉय है, आपने अभी आपके ऑफिस में उसने ज्वाइन किया, कुछ 1-2 मंथ्स हुआ और आपने उसका ट्रांसफ़र करके या तो किसी और ऑफिस में शिफ्ट कर दिया या किसी और सिटी में शिफ्ट कर दिया, फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम हुआ और फिर आपने उसको कहीं शिफ्ट कर दिया। ऐसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स जो हैं वो एम्प्लॉय के नहीं होने चाहिए। उनको एक स्टेबिलिटी देनी होगी हमें, ताकि वो अच्छे हमें रिजल्ट दे सकें, वो एक इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो सकें। बिल्कुल फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो है वो हमको नहीं करने एम्प्लॉय के। ये कहता है हमारा 12th प्रिंसिपल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि एम्प्लॉय के जो सजेशंस हैं हमको उनको वेलकम करना चाहिए। अगर मान लो एम्प्लॉय कोई हमको सजेशन दे रहा है, कोई इनिशिएटिव दे रहा है, तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए और हमें उनको इनकरेज और मोटिवेट करना चाहिए उनके सजेशन देने के लिए, कि वो हमें अपने सजेशंस दें। Workers should be given an opportunity to take some initiative in making and executing the plan. किसी प्लान को बनाने के लिए और उसे एग्जीक्यूट कंप्लीट करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी अपने सजेशंस दें और हम उन सजेशंस को वेलकम करें। अगर कोई एम्प्लॉय कह रहा है कि नहीं इसको इस टेक्निक से नहीं करके इस टेक्निक से करते हैं, तो हमें उसे इनिशिएट करना चाहिए, हमें उसे अपनाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट भी होगा और हो सकता है कि उसने जो इनिशिएट किया है वो हमारी कंपनी के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा प्रूव हो। इसीलिए वर्कर्स को हमेशा हमें इनकरेज और मोटिवेट करना है इनिशिएटिव देने के लिए और उनके सजेशंस को हमको वेलकम करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एस्पिरी डी कॉर्प्स। एस्पिरी डी कॉर्प्स का मतलब है टीम वर्क, और नाम से हमें पता चल रहा है ये प्रिंसिपल फोकस करता है कि सब लोग एक टीम में, एक यूनिटी में काम करें। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़। सब एम्प्लॉयज़ आपस में मिलजुल के हार्मनी के साथ, यूनिटी के साथ काम करें, उनके बीच में यूनिटी होनी चाहिए काम करने के लिए। ऐसा हमारा प्रिंसिपल कहता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, कि वहाँ टीम वर्क होना चाहिए। इंडिविजुअल एम्प्लॉय नहीं होके सब एक टीम के रूप में काम करें ऑर्गेनाइजेशनल के गोल के लिए। ये थे आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल। फेयोल ने कुछ जनरल प्रिंसिपल दिए थे। 14 प्रिंसिपल हमारे पास थे फेयोल के जनरल प्रिंसिपल। क्या क्या थे एक बार रिपीट करते हैं। फर्स्ट था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन इज discipline, fourth one was unity of command, fifth is unity of direction, sixth is subordination of individual interest to general interest। फिर हमने 7 देखा remuneration of employee, 8th हमारे centralization and decentralization, 9th scalar chain, 10th order, 11 equity, 12 stability of personnel, 13 initiative and 14 and the last one is एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो ये थे आपके फेयोल के 14 जनरल प्रिंसिपल्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ।